हेलो टू ऑल इकोनॉमिक एस्पिरेंट्स। आज हम 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स करने वाले हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। जो पहले के 7 प्रिंसिपल्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट है और बाद के जो 3 प्रिंसिपल है 8, 9, 10 वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट नहीं है। अप टू ईयर 2025 तक ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10 प्रिंसिपल्स एक एक करके आपको समझाए जाएंगे बड़े ही प्यार से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो पहला प्रिंसिपल है पीपल फेस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब है किसी एक चीज़ को पाने के लिए आपको किसी दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके 10 प्रिंसिपल्स। ये 10 प्रिंसिपल्स आपकी एन ग्रीगोरी मैंक्यू से लिए गए हैं। मैंक्यू नाम से ये बुक काफ़ी फेमस है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इन्हें। कहता है देयर एंड नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच। कह रहा है दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। नॉर्मल सी बात बता रखी है। कहता है ग्रामर असाइड, अगर ग्रामर को साइड में रखे, देयर इज मच ट्रुथ टू दिस एडेज। इसका मतलब है, एडेज का मतलब है बहुत ही नोन ये फ्रेज है जो लोगों की सच्चाई को बताता है कि दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। अब जो ये वाला जोन है हमारा, ये वाला जोन जो मैंने अभी मार्क किया है, ये जोन में आपको एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल दिया गया है टाइम के ऊपर। आपके पास टाइम है कुछ। अब उस टाइम में या तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो या आप इंग्लिश कर सकते हो। अगर आप इकोनॉमिक्स करोगे तो आपको इंग्लिश को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और अगर आप इंग्लिश करोगे तो आपको इकोनॉमिक्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये है ट्रेड ऑफ। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब जो ये फेज़ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। ये एग्ज़ाम्पल हमारी इनकम को लेकर है। अगर हमारे पास कुछ इनकम है, मैं उस इनकम को अपनी फैमिली में कैसे खर्च कर सकता हूँ। या तो मैं फूड और क्लोथिंग में खर्च कर सकता हूँ, या मैं बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में जा सकता हूँ। अगर मैं फूड क्लोथिंग में खर्च कर दूंगा तो मेरे को वेकेशन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और अगर मैं वेकेशन में खर्च कर दूंगा तो मुझे फूड क्लोथिंग को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये है ट्रेड ऑफ। बार बार हम आपको ट्रेड ऑफ का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ खोनी पड़ती है। अब जो नीचे ब्लू कलर से मार्क है, ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाता हूँ। कहता है ट्रेड ऑफ पाया जाता है किसके बीच में। नंबर 1, क्लीन एनवायरनमेंट के बीच में, और हाई लेवल ऑफ इनकम के बीच में भी ट्रेड ऑफ है। पहला क्लीन एनवायरनमेंट और दूसरा हाई लेवल ऑफ इनकम। अगर हम चाहते हैं हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो, अगर हम चाहते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो, तो लॉ बोलता है आपको कुछ चीज़ें फुलफिल करनी है अगर आप हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो। सारी फैक्ट्रीज़ को, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अब जब सारी फैक्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है तो फैक्ट्रीज़ का पैसा खर्च होता है, जिससे फैक्ट्रीज़ की या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, फैक्ट्री के खर्चे बढ़ गए। अब जब फैक्ट्री के खर्चे बढ़ जाएंगे तो इसकी वजह से क्या नज़र आता है, इसकी वजह से नज़र आता है या तो फैक्ट्री के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, या अब फैक्ट्री अपने वर्कर्स को वेजेस कम देगी, या फैक्ट्री अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगी, या इन तीनों चीज़ों में कुछ कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करेगी। या तो कुछ थोड़ी बहुत वेजेस कम कर देगी, थोड़े बहुत प्राइस बढ़ा देगी, कुछ कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करेगी। ये बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। Thus, while pollution regulations yield the benefit of cleaner environment, पोल्यूशन में अगर रेगुलेशन लाएंगे तो इन्वायरमेंट तो क्लीन होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी। डैट कम्स विद इट, उसके साथ वो चीज़ हमें मिलती है। दे कम एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इनकम ऑफ द रेगुलेटेड फर्म ओनर्स। ओनर्स की इनकम कम हो जाएगी, वर्कर्स की इनकम कम हो जाएगी, और कस्टमर को हैवी प्राइस पे करने पड़ेंगे। तो भैया अगर हम क्लीन एनवायरनमेंट को चाहते हैं
तो इनकम लेवल कहीं ना कहीं हमें अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये है ट्रेड ऑफ बिटवीन व्हाट, ट्रेड ऑफ बिटवीन क्लीन एनवायरनमेंट एंड हाई लेवल ऑफ इनकम, ये एक ट्रेड ऑफ है। अगला बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, ट्रेड ऑफ पाया जाता है किसके बीच में, एफिशिएंसी और इक्वलिटी के बीच में। एफिशिएंसी वर्ड से आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ही फेमिलियर हो, मैं फिर बता देता हूँ। एफिशिएंसी का मतलब है हमें अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करना है कि वेस्टेज ना हो और मैक्सिमम बेनिफिट्स हो। इक्वलिटी का मतलब है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सबको बराबर मिलना चाहिए, ये इक्वलिटी का मतलब है। अब ट्रेड ऑफ पाया जाता है एफिशिएंसी और इक्वलिटी के बीच में, ये हम पढ़ रहे हैं। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो स्क्रीन पे, ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्वलिटी। अब अगर गवर्नमेंट चाहती है, क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है देश के अंदर इक्वलिटी आए, गवर्नमेंट चाहती है देश के अंदर इक्वलिटी आए, तो इक्वलिटी लाने के लिए हमें एफिशिएंसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ट्रेड ऑफ का मतलब है कुछ पाने के लिए कुछ हमें खोना पड़ता है। तो अब मैं वही बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। कह रहा है कंसिडर, ये देखो स्क्रीन पे देखो, कंसिडर फॉर इंस्टेंस पॉलिसीज एम्ड एट इक्वलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये बोला हुआ है इक्वलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, मतलब गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इक्वलिटी पे है। तो इक्वलिटी लाने के लिए एक अच्छा वेलफेयर सिस्टम बनाना पड़ेगा, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे देखो। अच्छा वेलफेयर सिस्टम बनाना पड़ेगा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जो लोग काम नहीं कर रहे उनको थोड़ी बहुत सैलरी दे दी जाएगी। इंडिया में ये चीज़ नहीं नज़र आती है हमें, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में ये चीज़ नज़र आती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। और क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट बोलेगी कि इनकम टैक्स हम हाई इनकम ग्रुप से ज़्यादा लेंगे और लो इनकम ग्रुप से इनकम टैक्स हम कम लेंगे, तो इससे देश के अंदर क्या आएगी, इक्वलिटी आएगी। लेकिन इससे होगा क्या, अब ध्यान से सुनना, जो लोग ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं उनके भाई दिल पे चोट पहुँचेगी। वो लोग कहेंगे भाई हम ज़्यादा टैक्स क्यों पे करें, इससे वो काम कम करना स्टार्ट कर देंगे। कम करना जब स्टार्ट करेंगे तो इकोनॉमी का नुकसान होगा, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी कम होती हुई नज़र आएगी, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। अब देखो हम स्क्रीन की तरफ देखो, यहाँ पे व्हेन द गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर it reduces the reward of working hard. As a result, people work less and produce fewer goods and services. In other words, when government tries to cut economic pie into more equal slices, the pie gets smaller. कहने का मतलब यहाँ पे ये, सपोज करो ये केक था, गवर्नमेंट चाहती थी इस केक का डिस्ट्रीब्यूशन सब में लगभग इक्वल हो जाए, ये गवर्नमेंट का एम था। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वलिटी को पाने के लिए गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेट है अमीरों पे बढ़ा दिया और गरीबों को रिबेट देना स्टार्ट कर दिया, लोअर इनकम ग्रुप को रिबेट देना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। अब अमीरों ने काम करना छोड़ दिया, अब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज कम बन रहे हैं, तो इससे हुआ क्या, जो हमारा केक का साइज़ है वो कम हो गया। मतलब इकोनॉमी में गुड्स अब कम बन रहे हैं क्योंकि लोगों ने काम करना छोड़ दिए। तो गवर्नमेंट का एम था कि केक को सारे लोगों में बांट दिया जाए, लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली केक का साइज़ कम होता नज़र आ रहा क्योंकि लोगों ने काम करना छोड़ दिया। यहाँ पे ये सीखा जा रहा है, ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में हम कंक्लूजन की तरफ मूव कर रहे हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, बड़े आराम से मैं रीड करूँगा। कह रहा है सोसाइटी शुड नॉट स्टॉप प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट जस्ट बिकॉज environmental regulations reduce our material standard of living। सही बात है, अगर हम पीछे एग्जाम्पल हमने पढ़ा, अगर हम क्लीन इन्वायरमेंट चाहते हैं तो इनकम लेवल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लीन इन्वायरमेंट में ध्यान ना दें, हमें क्लीन इन्वायरमेंट में ध्यान देना है, ये बताया जा रहा है। अगला क्या बोल रहा है, द पुअर शुड नॉट बी इग्नोर्ड जस्ट बिकॉज हेल्पिंग देम डिस्टॉर्ट वर्क इंसेंटिव। कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है आप गरीबों पे टैक्स लगाना शुरू कर दो, क्योंकि गरीबों पे हम टैक्स लगाएंगे तभी केक का साइज़ बढ़ेगा, तभी पाए का साइज़ हमारा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको गरीबों को भी नज़र में रखना है। तो इकोनॉमिक्स आपको बता रही है क्या करने से क्या होगा,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन्वायरमेंट को सारा ख़राब कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है आपका फोकस अब इक्वलिटी पे है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, देखो लास्ट में कितनी सुंदर लाइन लिखी है, आवर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स देयरफॉर स्टार्ट्स बाय एक्नॉलेजिंग लाइफ्स ट्रेड ऑफ। एक्नॉलेजिंग का मतलब है हम आपकी नॉलेज में डाल रहे हैं कि ज़िंदगी में ट्रेड ऑफ क्या करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स आपको एक्नॉलेज कर रही है, आपको यहाँ बैलेंस बना के चलना है, अपने दिमाग से चलना है, एक रैशनल रोल आपको यहाँ प्ले करना है। ये था हमारा पहला प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, तो अब हमारा सेकंड प्रिंसिपल स्टार्ट हो रहा है। प्रिंसिपल का नाम है द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ वॉट वी सैक्रिफाइस टू गेट इट। कह रहा है किसी भी चीज़ को पाने की जो कीमत है वो है जो सैक्रिफाइस हमने किया है उस चीज़ को पाने के लिए। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है, किसी भी चीज़ को पाने की जो कीमत है वो है जो हमने सैक्रिफाइस किया है उस चीज़ को पाने के लिए। जैसे कि अब बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, आपकी स्क्रीन में राइट साइड की तरफ आ रहा है। चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। अगर एक बच्चा स्कूल या कॉलेज जाता है तो दो चीज़ें होगी, एक गेन होगा एक लॉस होगा। गेन क्या होगा भैया, एक तो उसका भाई इंटेलेक्चुअल इनरिचमेंट होगा, मतलब उसका नॉलेज लेवल बढ़ेगा और फ्यूचर में उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो। अब हम हिसाब क्या लगाते हैं, इस गेन को पाने के लिए हमने क्या क्या सैक्रिफाइस कर दिया। जो हमारी कैलकुलेशंस कह रही है, हमारी कैलकुलेशन कह रही है इस एजुकेशन को पाने के लिए, इस इंटेलेक्चुअल इनरिचमेंट और फ्यूचर में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए हमने ट्यूशन फीस खो दी, बुक्स का खर्चा, रूम का रेंट दिया पढ़ाई लिखाई में, ये हमने खो दिया। ये हमारी फर्स्ट नंबर की कैलकुलेशन है। सेकंड कैलकुलेशन कहती है अगर बच्चा स्कूल ना जाता या कॉलेज ना जाता तो कहीं वो काम करता, कहीं काम करता तो उसको पैसे मिलते, अपना वैल्यूएबल टाइम वो दूसरी जगह में कहीं अप्लाई करता अपने टाइम को, है ना, तो वो अर्निंग कमाता वहाँ से, तो उसने एक अर्निंग भी खो दी। तो यहाँ पे दो कैलकुलेशंस आई, एक जो हमने पहली नज़र में देखी ट्यूशन फीस, बुक्स, रूम का रेंट। दूसरी नज़र में हमने देखी भाई बच्चा अगर स्कूल ना जाता तो कहीं जॉब करता तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम एक अर्निंग भी बन जाती। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है प्रिंसिपल नंबर 2। कहता है बिकॉज पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स मेकिंग डिसीजन रिक्वायर कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो कितने सुंदर दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मैं फिर यहाँ स्क्रीन पे आपके लिख देता हूँ, बड़े आराम से देखना। एक तो बोल रहा है कॉस्ट, एक बोल रहा है बेनिफिट। अब स्कूल अगर जाता है तो भैया कॉस्ट क्या है उसकी, ये उसकी कॉस्ट हमें नज़र आ रही है, लॉसेस वाली चीज़ें। बेनिफिट क्या है, गेन होगा, नॉलेज आएगी, जो गेन हो रहा है ये बेनिफिट हो गया। तो आपको कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, ये बोला जा रहा है। फिर दोबारा पढ़ता हूँ, बिकॉज पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ का मतलब है कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो बच्चा अगर स्कूल कॉलेज जा रहा है तो गेन हो रहा है नॉलेज का, इंटेलेक्चुअल इनरिचमेंट का, फ्यूचर में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी का। पहली नज़र में जो हमने देखा क्या खो रहा है बच्चा, ट्यूशन फ़ी, बुक कॉस्ट, रूम रेंट। और सेकंड जो नज़र में हमने देखा वो देखा उसकी अर्निंग। अब यहाँ पे वही वो बोल रहा है, ध्यान से सुनना, जो मैंक्यू जी है वो यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है भैया। कह रहा है देयर आर टू प्रॉब्लम्स, यहाँ पे लिखा है देयर आर टू प्रॉब्लम्स विद दिस कैलकुलेशन। फर्स्ट इट इंक्लूड समथिंग दैट आर नॉट रियली कॉस्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहली कैलकुलेशन में तो हमने इन खर्चों को देखा, ये कॉस्ट देखा, लेकिन अगर बच्चा स्कूल ना जाता तब भी उसके ये खर्चे आम थे। वो किसी ना किसी घर में रह रहा होता, रूम रेंट भर रहा होता, खाने पीने में, अपनी मील्स में पैसा खर्च कर रहा होता। तो हमने पहली नज़र में खर्चे ये वाले देखे, ये खर्चे एक्चुअल में है ही नहीं। ये वाले जो खर्चे हमने देखे ये खर्चे है ही नहीं। ये नॉर्मली भी बच्चे के खर्च होते ही पैसे, कहीं ना कहीं बच्चा रहता, खाना पीना करता,
तो ये नॉर्मली कहीं कमाने भी जाता तब भी उसका किराया खर्च होता ही होता, तो ये खर्चे उसके होते ही होते। तो फर्स्ट में ये बोल रहा है देयर आर टू प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, इट इंक्लूड्स थिंग्स दैट आर नॉट रियली कॉस्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। इवन इफ यू क्विट स्कूल you need a place to sleep and food to eat. Room and board are cost of going to college only to the extent that they are more expensive at college than elsewhere. अब इसका मतलब सुनो, ये क्या कहना चाह रहा है, आराम से सुनना। सपोज करो आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो आपके 100 रुपये खर्च हो जाते हैं कॉलेज में जाना खाना पीना 100 रुपये। और नॉर्मली भी अगर आप कहीं जाते हो तब भी आपके 100 रुपये ही खर्च हो जाते हैं। कमाने जाते हो कहीं, खाना पीना तो तब भी खाओगे। लेकिन अगर आप स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, अगर आपके खर्च हो रहे हैं 500 रुपये और जॉब में जा रहे हो 100 रुपये, तो जो एक्स्ट्रा 400 रुपये खर्च हो रहे हैं उसको तो हम उस समय कॉस्ट मानेंगे, तभी इसको कॉस्ट कंसिडर करा जाएगा, वरना इसको कॉस्ट कंसिडर नहीं करा जाएगा। अगर आपके स्कूल कॉलेज जाने में भी 100 रुपये खर्च हो रहे हैं और जॉब में खाने पीने में किराए में, ठीक है ना, ट्रैवलिंग में आपके 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो ये कॉस्ट नहीं है। लेकिन स्कूल जाने में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जॉब जाने में, तब हम इसको कॉस्ट मान लेंगे, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आगे सेकंड, this calculation ignores largest cost of going to college, your time. When you spend a year listening to lectures, reading textbook and writing papers, you spend time working at the job. You cannot spend time working at the job. भाई अगर तुम कॉलेज में लेक्चर अटेंड करोगे तो आप जॉब में कैसे जा पाओगे? आपका टाइम तो कॉलेज में चला जाएगा सारा का सारा। फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स अर्निंग दे गिव अप टू अटेंड स्कूल आर सिंगल लार्जेस्ट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन को पाने की जो कॉस्ट है वो यही है जो आपने अपनी अर्निंग को सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, यही आपने 12th क्लास या बेसिक इकोनॉमिक्स में कहीं भी सीखा होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बड़े ध्यान से सुनना, मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी, आप स्कूल जा रहे हो तो आप किसी अपॉर्चुनिटी को ले रहे हो, आप नॉलेज को ले रहे हो, आप फ्यूचर में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, तो आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, कॉस्ट है। और वो कॉस्ट क्या है? सेकंड नंबर वाली कॉस्ट, जो आप अर्निंग खो रहे हो वो एक्चुअल कॉस्ट है। जो फर्स्ट नंबर वाली कॉस्ट है, जैसे कि हमारा रूम रेंट हो गया, हमारा बुक्स फीस हो गई, वो कॉस्ट नहीं है। वो तो नॉर्मली भी आप जॉब जाते तब भी आपका किराया, रूम रेंट, आपका खर्च हो ही जाता, मील्स का आपकी खर्च हो ही जाती कहीं ना कहीं, ये बोला जा रहा है। अब ध्यान से पढ़ते आगे। The opportunity cost of an item is what you give up to get that item. सही बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो चीज़ है किसी चीज़ को पाने के लिए जो आप खो देते हो, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं फिर बता दूं आपको, इनको मैं क्या मैंक्यू भाई साहब हमारे, इनको बोल रहे हैं फर्स्ट कॉस्ट, और अर्निंग को ले रहे हैं मैंक्यू जी सेकंड कॉस्ट। लिखा भी है देखो यहाँ पे फर्स्ट, और स्क्रीन को आगे ले जाता हूँ, सेकंड। ठीक है भैया, तो सेकंड नंबर वाली आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन अब मैं एग्जांपल को थोड़ा चेंज करता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। जैसे क्योंकि एथलीट है, ठीक है ना, कोई प्रोफेशनल एथलीट है। अब भाई अगर वो स्कूल या कॉलेज जाता है तो भैया उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एथलीट एक तो देश के लिए खेलेगा, फिर दुनिया भर की उसकी इंडोर्समेंट होगी, वहाँ से ही पैसा कमाएगा, तो वो अर्निंग बहुत ज़्यादा खो देगा अपनी। बात समझ आ रही है? कि एथलीट को पता है अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो उसके बदले जो मैं खो रहा हूँ मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 चीज़ें बोली थी, एक कॉस्ट और एक बेनिफिट, स्टार्टिंग में ही बोली थी। तो एथलीट भी कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंपेयर करेगा। उसको पता है भाई स्कूल जाने से मुझे इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंगे, पर मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ। तो सेकंड प्रिंसिपल आपको यही सिखा रहा है, आप कोई भी चीज़, कोई भी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो तो कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंपेयर करो, फिर अपना कदम उठाओ। ये आपको इकोनॉमिक्स सिखा रही है, यहाँ पे बात समझ आती होगी। यहाँ हमारा सेकंड प्रिंसिपल खत्म होता है। हाँ, तो अब हम अपना थर्ड प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। रैशनल पीपल लुक टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी
रैशनल का मतलब है जो लोग लॉजिकल सोचते हैं, इमोशनली नहीं सोचते हैं। यूटिलिटी का मतलब आपको पता ही है, सेटिस्फैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रैशनल पीपल सिस्टमैटिकली एंड पर्पसफुली डू द बेस्ट दे कैन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव गिवन द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब वो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा गया है, कह रहा रैशनल पीपल know that decision in life are rarely black and white but usually involves shades of gray। कह रहा है जो हमारे डिसीजंस हैं वो 100% ब्लैक नहीं होते, मतलब रॉन्ग नहीं होते। 100% हमारे डिसीजंस वाइट नहीं होते हैं, मतलब यस नहीं होते, राइट नहीं होते हैं। ठीक है जी। इन्वॉल्व्स शेड्स ऑफ ग्रे, कह रहा है ये डिसीजन बड़े, शेड्स ऑफ ग्रे का मतलब है डिसीजन बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हमें बड़े ध्यान से रैशनैलिटी से, जो प्रिंसिपल का नाम ही है रैशनल पीपल लुक टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, तो बड़े रैशनैलिटी से हमें सोचना है। अब इस वाले जोन में हमें कुछ नॉर्मल से एग्जांपल दिए गए हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। सपोज करो आप खाना खा रहे हो, अब खाना खाते खाते आपने 3 चपाती खा ली है। अब आप जब 4th चपाती की तरफ मूव करोगे तो आपको एक बड़ी चीज़ ध्यान में रखनी है कि 4th चपाती से मार्जिनल बेनिफिट्स कितने आएंगे और मार्जिनल कॉस्ट क्या है। मार्जिनल बेनिफिट का मतलब है कि उस चपाती से आपका टेस्ट लेवल कितना बढ़ेगा, आपका हंगर लेवल कितना कम होगा, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट में ध्यान रखना है जो उसको चपाती को बनाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, उस पर आपका जो आटा लग रहा है, ठीक है, उसको खाने से क्या पता आपकी तबीयत खराब हो जाए, ओवर ईटिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल दे रखा है, वन मोर एग्जांपल इज देयर। वो एग्जांपल कह रहा है सपोज आपका एग्ज़ाम है, तो अब ये तो है नहीं कि पूरे दिन नेक्स्ट डे अगर आपका एग्ज़ाम है तो इसका मतलब ये नहीं है आज आप 24 घंटे पढ़ोगे या बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। तो आपको डिसीजन लेना है मार्जिनल में आके, आपको देखना है मार्जिनल बेनिफिट कितने हैं और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है। सपोज करो अब आप सोच रहे हो कि पेपर आने वाला है या कल पेपर है, तो मैं 1 घंटा टेलीविज़न देखूं या 1 घंटा स्टडी कर लूं। आपको देखना पड़ेगा मार्जिनल बेनिफिट क्या है। मार्जिनल बेनिफिट जैसे यार लास्ट का टाइम रह गया, अगर मैं 1 घंटा पढ़ लेता हूं तो रिटेन रहेगी चीज़ें। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, आपको टेलीविज़न को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्या पता कोई अच्छा आपका सीरियल आ रहा हो, कोई वेब सीरीज़ चल रही हो, वो आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो आपको ये देखना है कि आपके मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा हो रहे हैं या मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है। आपको ये चीज़ कंपेयर करनी है। यही थर्ड प्रिंसिपल हमें सिखा रहा है, रैशनल डिसीजन लेना हमें सिखा रहा है थर्ड प्रिंसिपल। ठीक है जी। अब ये वाला जो जोन यहाँ पे लिखा गया है, ये मैं रीड अभी आपके लिए कर देता हूँ, लेकिन समझ आपको तभी आएगा जब मैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दूंगा। ठीक है, इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म मार्जिनल चेंज to describe a small incremental adjustment to an existing plan of action. Keep in mind that margin mean edge. Edge का मतलब जहाँ पे कोई चीज़ end हो रही है वहाँ डिसीजन लेना सिखा रहे हैं। Keep in mind that margin means edge. So marginal changes are adjustment around the edges of what you are doing. Rational people often make decision by comparing marginal benefits and marginal cost. जो मैं चीज़ें आपको बड़ी देर से बता रहा हूं। अब जो ये एग्जाम्पल है ये आगे कंटिन्यू हो रहा है स्लाइड में, वहां चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल जो ये पूरा का पूरा जोन है ये एग्जाम्पल से भरा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करते हैं हम एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं रीड भी कर लेता हूँ आपके लिए। कह रहा फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर कंसिडरिंग कॉलिंग अ फ्रेंड ऑन योर सेलफोन। आप अपने दोस्त को कॉल करने की सोच रहे हो। यू डिसाइड दैट टॉकिंग विद हर फॉर 10 मिनट्स वुड गिव यू बेनिफिट्स दैट यू वैल्यू एट अबाउट $7। 10 मिनट आप उससे बात करोगे तो आपने बेनिफिट्स को जो वैल्यू दे रखी है, जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे बात करने से, आपने उसको वैल्यू दे रखी है 10 मिनट बात करने में आपको $7 के फायदे हो जाएंगे। यूर सेलफोन सर्विस कॉस्ट यू $40 पर मंथ। 40 रुपीज़ आपका फिक्स चार्ज है, प्लस 0.5 मिनट फॉर वट एवर कॉल यू मेक, और $0.5 आपका हर मिनट का लगेगा। यू यूजली टॉक फॉर 100 मिनट्स अ मंथ। आप एक मंथ में लगभग 100 मिनट बात करते हो, ये बोला गया है, ये पूरी स्टडी है। अब हम
इधर आते हैं इस वाले जोन में जो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है। फिक्स कॉस्ट $40 है। 1 मिनट बात करोगे तो आपको $0.5 देना है। इफ पर्सन कॉल्स फॉर 10 मिनट ही विल गेट बेनिफिट्स ऑफ $7। हमने उस बेनिफिट्स को डॉलर में कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे लिखा गया है यू यूजली टॉक 100 मिनट्स अ मंथ। अगर आप 100 मिनट्स बात करते हो, ₹40 तो आपको फिक्स देना है। 0.5 इंटू 100 मिनट, क्योंकि 1 मिनट का $0.5 है तो इंटू 100 कर दिया 100 मिनट का, तो आपको $90 की कॉस्ट पड़ रही है। तो $90 की जो हमारी कॉस्ट है वो 100 मिनट बात करने की है, वो 100 मिनट बात करने की है। तो इसको हम यूनिटरी बेसिस में ले आते हैं 10 मिनट्स के अकॉर्डिंग। तो 10 मिनट की कॉस्ट हमें पड़ रही है $9, ठीक है। और 10 मिनट्स के हमें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो है $7, ठीक है जी। ये तो हो गया जो हमारी स्टडी चल रही थी कि अगर हम 10 मिनट बात कर रहे हैं तो हमें $9 की तो हमारे खर्चे हैं, मार्जिनल कॉस्ट है। और 10 मिनट जो हम बात कर रहे हैं, जो मार्जिनल बेनिफिट्स आ रहे हैं, देखो मैंने पहले ही बोला था मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट। तो मार्जिनल जो बेनिफिट आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं हमारे $9, मार्जिनल कॉस्ट आ रही है हमारे $7। अब यहाँ अब हम एक एज में आके खड़े हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि खर्चे हमारे जो आ रहे हैं वो ज़्यादा है $9 के, और जो फ़ायदे हो रहे हैं वो हमारे कम हो रहे हैं $7 के। लेकिन अब हम एच पे खड़े हो गए, मार्जिन में खड़े हो गए हैं। अब अगर मैं और 100 मिनट बात करता हूँ, सपोज करो मैं और 100 मिनट बात करता हूँ, तो 100 मिनट जब मैं और बात करूँगा तो 100 इंटू 0.5 $50 मुझे चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर मैं 10 मिनट की कॉस्ट निकालूं तो 10 मिनट की जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है $5, ठीक है। अगर मैं 100 मिनट्स और बात करता हूं इंटू 0.5 $50, मैं 10 मिनट की अगर कॉस्ट निकाल दूं तो ये $5 आ रहे हैं 10 मिनट्स की कॉस्ट। और अब 10 मिनट्स के बेनिफिट्स है 7। तो मार्जिन में आके मैंने डिसीजन अगर मैं ले रहा हूं तो फिर मुझे बेनिफिट मिल रहे हैं $7 के और मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ रही है $5 की। अब मैं पीछे वाली स्लाइड में चलता हूं, ये रही वो स्लाइड। कह रहा है इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म मार्जिनल चेंज टू डिस्क्राइब स्मॉल इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट टू एग्जिस्टिंग प्लान ऑफ एक्शन। मैंने एडजस्टमेंट कर दी वहां पे। एडजस्टमेंट क्या करी है, मैंने और 100 मिनट बात कर ली। कीप इन माइंड दैट मार्जिन मीन एज, कॉर्नर में आके मैंने जहां सरफेस एंड हो रहा है वहां डिसीजन लिया है। सो मार्जिनल चेंजेस आर एडजस्टमेंट अराउंड द एजेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। हमने कॉर्नर में आके कोई चेंज करी है कि हमने 100 मिनट्स और बात करी है। रैशनल पीपल ऑफन मेक डिसीजंस बाय कंपेयरिंग मार्जिनल बेनिफिट्स एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब ये वाला जोन समझ आता है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। एग्जाम्पल था ये आपकी मैंक्यू के हिसाब से एग्जाम्पल 1 था ये। आगे मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। कह रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, कंसिडर एन एयरलाइन डिसाइडिंग हाउ मच टू चार्ज पैसेंजर हु फ्लाई स्टैंड बाय। मतलब जो पैसेंजर वेटिंग में खड़े हैं, इनका नाम अभी तक आया नहीं है, उनकी बात हो रही है स्टैंड बाय। सपोज दैट फ्लाइंग अ 200 सीट प्लेन अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट कॉस्ट एयरलाइंस $1 लाख। मतलब 200 लोगों की सीट है और अगर वो प्लेन फ्लाई करेगा तो जो एयरलाइन के खर्चे है वो है $1 लाख। अब आगे स्टडी करते हैं। कहता है इन दिस केस द एवरेज कॉस्ट जो पर टिकट की पड़ेगी वो हमें पड़ेगी $500। अब मैं आगे का एग्जांपल आपको बताता हूँ। आगे का एग्जांपल ये कह रहा है, सपोज करो एयरलाइंस की 10 सीट्स एम्प्टी रह जाती है और स्टैंड बाय जो पैसेंजर है वो कह रहे हैं हम $300 देंगे पर सीट के। तो ऐसे मौके में आपको क्या करना है, ठीक है। आपकी एवरेज कॉस्ट 500 है एक सीट की, क्योंकि 200 सीटें हैं और $1 लाख आपका खर्चा है। तो आपकी एक सीट की जो एवरेज कॉस्ट एयरलाइन को पड़ रही है वो पड़ रही है हमारी $500। अब जाहिर सी बात है, केस स्टडी हमें बता रही है कि 10 सीट्स एम्प्टी रह गई हैं और स्टैंड बाय वाले जो हमारे जो फ्लाइट में जाने वाले लोग थे वो कह रहे हैं कि हम $300 देंगे। अब यहाँ मार्जिन में आके आपको डिसीजन लेना है। देखो अब 10 सीटें तो खाली है, फ्लाइट तो उड़ ही रही है,
फ्लाइट तो जा रही है, जो भाई पेट्रोल लगना है वो तो लगना ही है फ्लाइट के ऊपर। अब हमें क्या करना है, हमें मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट को देखना है। एक स्टैंड बाय वाला कस्टमर आता है तो $300 हमें देता है, और ये हमारे मार्जिनल बेनिफिट हो गए। और उसको ले जाने की कॉस्ट क्या, हमारी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्लाइट तो उड़ ही रही है, सब कुछ हो ही रहा है, क्या कर लेगा, पानी पी लेगा, सोडा पी लेगा, और तो कुछ नहीं करेगा। तो मार्जिनल जो हमारे बेनिफिट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट से। तो दोबारा से एग्जाम्पल आ गया, रैशनैलिटी से सोचना है, बिल्कुल तमीज़ से सोचना है जो प्रिंसिपल कह रहा है। और मार्जिन में डिसीजन लेने है समझदारी से, सिस्टमेटिक और लॉजिकल डिसीजन लेने हैं। उन 10 लोगों को जो स्टैंड बाय में है उनको खाली नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पल एक और यहाँ पे आ रहा है, ये सेकंड एग्जाम्पल हमने अभी कवर करा है एयरलाइन वाला। अब एक और एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल थर्ड, वो चेक कर रहे हैं। बड़ा ही नॉर्मल एग्जाम्पल है, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। कहता है, वाई इज़ वाटर सो चीप वाइल डायमंड्स आर सो एक्सपेंसिव। वाटर सस्ता क्यों है और डायमंड इतने एक्सपेंसिव क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, द रीज़न इज दैट अ पर्सन विलिंगनेस टू पे फॉर गुड इज बेस्ड ऑन मार्जिनल बेनिफिट दैट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड विल यील्ड। कह रहा है इंसान कितने पैसे पे करेगा किसी चीज़ के लिए, वो डिपेंड करता है उसको कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं उससे। द मार्जिनल बेनिफिट इन टर्न डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी यूनिट अ पर्सन ऑलरेडी हैज़। अगर आपके पास कोई चीज़ ऑलरेडी अबंडेंस में है और वही चीज़ आपको और मिले, तो आपको कोई बेनिफिट उससे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा पड़ी है। कहता है वाटर इज एसेंशियल बट मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा कप इज स्मॉल बिकॉज वाटर इज प्लेंटी। कह रहा है वाटर बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास वाटर पहले ही इतना है, तो इतने मार्जिनल बेनिफिट हमें नहीं मिल रहे हैं। बाय कंट्रास्ट, नो वन नीड्स डायमंड टू सर्वाइव। डायमंड हमें जीने के लिए नहीं चाहिए, बट बिकॉज डायमंड्स आर सो रेयर, इतने कम है, पीपल कंसिडर मार्जिनल बेनिफिट्स ऑफ एन एक्स्ट्रा डायमंड टू लार्ज। उनको लगता है कि डायमंड के मार्जिनल बेनिफिट्स हमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए डायमंड की कीमत भी ज़्यादा रखी गई है। तो हम जो अगर चीज़ ले रहे हैं उसके जो प्राइजेज़ है वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, वो हमें कितने मार्जिनल बेनिफिट दे रही है, और कितनी, अगर वो चीज़ हमारे पास अबंडेंस में पड़ी है ऑलरेडी तो उसके मार्जिनल बेनिफिट कम होंगे, तो उसके प्राइजेस भी कम होंगे। डायमंड हमारे पास अबंडेंस में नहीं है तो उसके प्राइजेस भी हमारे लिए कम रहते, ज़्यादा रहते हैं। बात समझ आ गई है? तो ये हमारा था प्रिंसिपल 3 जो हमने ख़त्म कर लिया है। हाँ तो डियर, अब हम 4th प्रिंसिपल करने वाले हैं, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। देखो, आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये प्रिंसिपल आप बड़े ध्यान से समझना। देखो, आप ये प्रिंसिपल किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ोगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इनकम्प्लीट मिलेगा। ठीक है, कोई इक्का दुक्का होगा जो अच्छा करा रहा होगा, सर्च करना पड़ेगा, मना नहीं कर रहा, पर जब मैं आपको ये प्रिंसिपल कराऊंगा तो आपको सच में पता लगेगा कि रियलिटी में प्रिंसिपल कहता क्या है। देखो, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, ठीक है ना, आई एम नॉट हेयर टू कम्पीट विद एनीबडी, आई एम हेयर टू मेक यू फील द डिफरेंस। तो मैं अब ये प्रिंसिपल स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना। पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, कि इंसेंटिव्स को लेके पीपल रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आप बोलोगे तो आपने हेडिंग ही बता दी। अब सपोज करो आपके फादर आपसे कहते हैं कि भैया अगर आप जॉब नहीं करोगे तो मैं आपको घर से बाहर कर दूंगा, तो नाउ ऑटोमेटिकली आपका सर्च बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, आप जॉब को ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, आप जॉब को ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। देखो, जॉब को ढूंढना जो आप स्टार्ट कर रहे हो वो इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव ये है कि आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इंसेंटिव इज हेयर इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। इंसेंटिव इज हेयर इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। जो आप जॉब को ढूंढ रहे हो वो आपका बिहेवियर है, यानी इंसेंटिव आपके बिहेवियर को,
इंसेंटिव की वजह से आपका बिहेवियर स्टार्ट हो रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इंसेंटिव की वजह से आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, कुछ ऑल्टरेशंस नज़र आ रही है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। आपके ये मैंक्यू भाई साहब से ही चल रही है चीज़ें। कह रहा है इंसेंटिव इज समथिंग, इट कैन बी पनिशमेंट, it can be reward. Incentive is something that induces person to act. इंसेंटिव को लेके आप एक्ट करोगे, मतलब कुछ ना कुछ आपका बिहेवियर नज़र आएगा। जैसे कि जॉब के लिए आपका सर्च बिहेवियर नज़र आ रहा था, तो इंसेंटिव जब होते हैं तो आपका कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है, आप कुछ ना कुछ एक्ट करते हो। तो इंसेंटिव आपको इंड्यूस करते हैं, पंप करते हैं कुछ एक्ट करने के लिए, मतलब आपका कुछ बिहेवियर स्टार्ट होता है उस समय, ये बोला जा रहा है। आगे, बिकॉज रैशनल पीपल मेक डिसीजंस बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट, दे रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। देखो मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, अभी आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप इस लाइन को समझ सको। ये लाइन धीरे धीरे करके क्रिस्टल क्लियर होगी जब मैं आगे आगे आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। बात समझ आ गई है? फिलहाल ये लाइन पढ़ते हैं। पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, इंसेंटिव को लेके लोग एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी हरकत दिखाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। एग्जाम्पल 1 देखो, स्क्रीन में आपके राइट साइड नजर आ रहा है। व्हेन प्राइस ऑफ एप्पल राइजेस, प्राइस ऑफ एप्पल राइज करा, ठीक है, तो ये एक इंसेंटिव है। अब यहाँ पे क्या होगा, बायर डिमांड कम कर देगा, ये बायर का बिहेवियर है। बिहेवियर, इंसेंटिव इंड्यूस कर रहा है एक्ट करने में, ये आपका बिहेवियर है। सेलर सप्लाई बढ़ा देगा क्योंकि प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, आपने बचपन में पढ़ाई है लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा सेलर सप्लाई बढ़ा देगा। तो ये जो आपका जोन है, ये पैराग्राफ है जो आपका ये वाला, इसके अंदर ये एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है। ठीक है, बस हम अभी ये स्टडी कर रहे हैं कि इंसेंटिव की वजह से लोग कुछ एक्ट करते हैं, लोग कुछ अपना बिहेवियर दिखाते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। अब देखो ध्यान से देखना, ये चीज़ ना लोगों को बड़ी धीरे धीरे समझ आती है, ध्यान से समझना। देखो अब एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है, सपोज करो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, सपोज करो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ऊपर, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, पॉलिसी को लेके इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। पॉलिसी को लेके इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, फिर आपका बिहेवियर स्टार्ट होगा। फिर आपका बिहेवियर स्टार्ट होगा, स्क्रीन के ऊपर टॉप में नजर आ रहा है, पॉलिसी, इंसेंटिव्स, बिहेवियर। अब ये वाला मैं आपका जोन करा रहा हूं, ये वाला, इसको मैंने यहाँ बड़ी सिंपल अक्षरों में यहाँ पे इस बॉक्स में दिया है। एग्जाम्पल 2 कहता है पॉलिसी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग स्मॉल कार की तरफ मूव करें, कार पूलिंग करें, फ्यूल एफिशिएंट कार रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, हाइब्रिड या ई कार का यूज़ करें। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट चाहती है ऐसा हो। तो ऐसा आपसे करवाने के लिए गवर्नमेंट चाहती है ऐसा हो, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। देखो सबसे ऊपर स्क्रीन में देखो, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे रही है। उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है। इंसेंटिव हेयर इज टैक्स ऑन गैसोलीन, पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया। अब पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया तो बट ऑब्वियस सी बात है कुछ आपका बिहेवियर स्टार्ट होगा, क्योंकि इंसेंटिव हमें इंड्यूस करते हैं एक्ट करने में, एक्ट मतलब आपका बिहेवियर। तो पीपल विल एक्ट अकॉर्डिंगली, ये आपका बिहेवियर है, और पीपल स्विच करेंगे कार पूलिंग की तरफ, हाइब्रिड कार की तरफ, ई कार की तरफ। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, कुछ गवर्नमेंट चाहती थी ऐसा हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए, इंसेंटिव दिए तो तुमने रिएक्ट किया, ये बोला जा रहा है। अब देखो कितनी सुंदर लाइन लिखी है। आप नॉर्मल किसी का भी वीडियो सुनोगे आपको एग्जाम्पल बता देगा, लेकिन मैंक्यू की जो खास बातें वो नहीं बताएगा। देखो मैं रीड करता हूं यहां से, ये वाले पैराग्राफ में कह रहा है पब्लिक पॉलिसी मेकर शुड नेवर फॉरगेट अबाउट इंसेंटिव। अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है,
तो इस पॉलिसी को लेके आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे कि आपकी वो पॉलिसी हो सके, जो आप चाहते हो वो हो सके, उसके लिए इंसेंटिव दोगे। तो कहता है पॉलिसी मेकर शुड नॉट फॉरगेट अबाउट इंसेंटिव, मैनी पॉलिसीज चेंज द कॉस्ट। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है, मैनी पॉलिसीज चेंज द कॉस्ट। अब पॉलिसी के अंदर चेंज आया, आज से पहले तो गवर्नमेंट ई कार के पीछे नहीं थी, पॉलिसी के अंदर चेंज आया ना, गवर्नमेंट आज से पहले तो ई कार नहीं ला रही थी, अब गवर्नमेंट ई कार लाना चाह रही है। तो कह रहा है मैनी पॉलिसी चेंजेस द कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है, लोगों को गैसोलीन पे, पेट्रोल पे टैक्स देना पड़ रहा है, लोगों की भाई कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है, पॉलिसी लेके आई है तो भैया लोगों की कॉस्ट बढ़ गई, लोगों को भैया गैसोलीन पे टैक्स देना पड़ रहा है। देखो इतनी सुंदर बात लिखी है, मैनी पॉलिसी चेंज द कॉस्ट दैट पीपल फेस एज अ रिजल्ट ऑल्टर देयर बिहेवियर। अब लोग क्या करेंगे, स्मॉल कार की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करेंगे, तो उनका बिहेवियर है वो ऑल्टर हो गया। और अगर लोग नहीं मूव करेंगे तो यहां मैंने लिखा है पीपल विल नॉट फॉलो, इफ पीपल विल नॉट फॉलो गवर्नमेंट पॉलिसी दे विल बियर कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सबसे पहले स्क्रीन पे देखो टॉप पे, पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट जो चाहती है उसके लिए इंसेंटिव देगी, इंसेंटिव आएंगे तो लोग एक्ट करेंगे, अपना बिहेवियर शो करेंगे। बात समझ आ गई है, वेरी गुड। अब मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है ना भाई। ये जो हमारे मैंक्यू भाई साहब हैं, उनकी ये बातें समझ आनी बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल को ही समझना है, पेपर में ये लाइनें भी लिखनी है आपको, अगर 10 प्रिंसिपल्स में से क्वेश्चन आता है तो ये लाइनें भी लिखनी है, फिर एग्जाम्पल फ्रेम करना है, ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जो बॉक्स में एग्जाम्पल है ये फ्रेम करना है। बॉक्स में मैंने इसलिए एग्जाम्पल दे रखा है आप जल्दी समझ सको चीज़ों को। आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब कहता है व्हेन, यहां से रीड कर रहा हूं, व्हेन पॉलिसी मेकर फेल्स टू कंसिडर हाउ देयर पॉलिसीज अफेक्ट इंसेंटिव्स दे ऑफन एंड अप फेसिंग अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये लाइन थोड़ी देर में समझ आएगी। अब सपोज करो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऑटो सेफ्टी हो, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनकी पूरी सेफ्टी हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट उसके लिए क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग ऑटो सेफ्टी, उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है सीट बेल्ट इज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ऑन न्यू कार। न्यू कार के अंदर सीट बेल्ट स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होनी चाहिए ही चाहिए है। देखो जैसे कि आज से पहले इंडिया में एयर बैग्स गाड़ी कुछ अच्छी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में होते थे, कुछ गाड़ियों में नहीं होते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया चाहे गाड़ी का बेस मॉडल हो, है ना भाई, 2025 ईयर चल रहा है, जो अभी तक का है भाई गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड जो अब चल रहा है इस समय, वो है कि भाई बेस मॉडल के अंदर भी एयर बैग स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होने चाहिए, होने ही चाहिए अब एयर बैग, है ना भाई। आज से पहले क्या होता था, किसी गाड़ी में होते थे, किसी गाड़ी में नहीं होते थे, तो यही माना जा रहा होगा यहाँ पे भी, किसी गाड़ी में सीट बेल्ट होती होगी, किसी में सीट बेल्ट नहीं होती होगी, लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है सीट बेल्ट एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, सब में होना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये ऑटो सेफ्टी मैं ऊपर स्क्रीन में लिख रहा हूं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, इंसेंटिव के बाद लोगों का बिहेवियर होगा। अब यहां लिखा है, देखो कितनी सुंदर लाइन लिखी है, पॉलिसी अफेक्ट्स इंसेंटिव। पॉलिसी आई, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंसेंटिव देने पड़ेंगे। यहां इंसेंटिव क्या दे रही है गवर्नमेंट, मैंक्यू भाई साहब यहां साइलेंट है, बोल नहीं रहे, मैं बता रहा हूं उनकी फीलिंग क्या है, इंटरनल फीलिंग क्या है, इंट्रिंसिक मीनिंग क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूं। इंसेंटिव इज पेनल्टी इफ पीपल विल नॉट वेयर सीट बेल्ट, ये इंसेंटिव है भाई, पेनल्टी लगाई जाएगी आप पे, पेनल्टी लगाई जाएगी आप पे अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे। अच्छा जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं, आपकी रीडिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी मैंक्यू से। कांग्रेस मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द लॉ रिगार्डिंग सीट बेल्ट एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ऑन न्यू कार। ये मैं आपको राइट साइड में मैंने एग्जांपल बॉक्स में जो लिखा है वो मैंने बता दिया, ठीक है जी। आगे, अब आगे पढ़ रहे हैं, इफ पर्सन वियर सीट बेल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग ऑटो एक्सीडेंट इंक्रीजेस। भाई सीट बेल्ट पहनोगे तो भाई अगर ऑटो एक्सीडेंट में हो भी गया, गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो भी गया, तो सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपने सीट बेल्ट लगा रखी है। ये यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ पर्सन वियर अ सीट बेल्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग ऑटो एक्सीडेंट राइजेस। ठीक है जी, अब सुनना ध्यान से,
अभी गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव दे दिए ऊपर कि भाई सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी। अब इंसेंटिव की वजह से बिहेवियर आएंगे, इंसेंटिव अफेक्ट्स बिहेवियर। आप रीड कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज लॉ अफेक्ट्स बिहेवियर बाय ऑल्टरिंग इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट ने इंसेंटिव को चेंज करा है, इंसेंटिव को ऑल्टर करा। क्यों? क्योंकि आज से पहले पेनल्टी नहीं थी, अब गवर्नमेंट ने इंसेंटिव को ऑल्टर करा, मतलब इंसेंटिव्स आए, नए इंसेंटिव आए कि पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी लगेगी तो लोगों का बिहेवियर भी होगा, इंसेंटिव के बाद बिहेवियर आता है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, बट दैट्स नॉट एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज लॉ ऑल्सो अफेक्ट्स बिहेवियर बाय ऑल्टरिंग इंसेंटिव्स। इंसेंटिव में चेंजेस लाए आप, पॉलिसी में पॉलिसी आई, पॉलिसी की वजह से इंसेंटिव्स आए। इंसेंटिव क्या है कि पेनल्टी लगेगी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, अब उनका बिहेवियर ऑल्टर होगा। अब ध्यान से सुनना, अब मैंक्यू भाई साहब यहां भी साइलेंट है। अब जो गवर्नमेंट पॉलिसी लाई, पॉलिसी के लिए इंसेंटिव लाई, गवर्नमेंट को लगा लोगों का बिहेवियर क्या होगा, ये गवर्नमेंट को लग रहा है। अभी गवर्नमेंट को क्या लग रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है लोगों का, ड्राइवर्स का जो बिहेवियर क्या होगा, ये गवर्नमेंट सोच रही है। ड्राइविंग स्लोली एंड केयरफुली इज कॉस्टली बिकॉज इट यूजेस ड्राइवर्स टाइम एंड एनर्जी। गवर्नमेंट को लग रहा है, ड्राइवर को ये लगेगा भाई अगर वो धीरे ड्राइव करेगा, केयरफुली ड्राइव करेगा तो टाइम लगेगा, और ध्यान से करेगा तो एनर्जी भी लगेगी। ये गवर्नमेंट को लग रहा है। ठीक है जी, आगे गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है। अभी आगे, दे ड्राइव मोर स्लोली एंड केयरफुली व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज सेफ्टीज है। गवर्नमेंट को लग रहा है अब वो और ध्यान से गाड़ी चलाएंगे क्योंकि सेफ्टी अब उनको ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि उनको लग रहा है भाई बेनिफिट्स है ना सेफ्टी के, सेफली चलाएंगे तो भाई जान बची रहेगी, और सीट बेल्ट भी लगा लेंगे। तो गवर्नमेंट को दो बातें लग रही है कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, एक तो ड्राइवर की भाई कॉस्ट बढ़ जाएगी धीरे चलाने से, और दूसरी मेरी बात यहाँ पे लिखा है, एज अ रिजल्ट दे ड्राइव मोर स्लोली एंड केयरफुली व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज सेफ्टी इज हाई। वो ध्यान से चलाएंगे गाड़ी को। अब ये मैंक्यू जी अपनी एक स्टोरी लेके आ रहे हैं, बीच में एक बढ़िया सी लाइन लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन रोड कंडीशंस आर आईसी। मतलब अगर रोड कंडीशन आईसी है, कहने का मतलब है कहीं बर्फीले इलाके में आप गाड़ी चला रहे हो या कहीं उबड़ खाबड़ टूटे फूटे रास्ते में गाड़ी चला रहे हो, पीपल ड्राइव मोर अटेंटिवली एंड एट लोअर स्पीड देन दे डू व्हेन रोड कंडीशन आर क्लियर। कह रहा है जब रोड कंडीशन आईसी होगी, बर्फीले इलाके में चल रहे हो, गड्ढे वड्ढे रोड में, तो आप ध्यान से गाड़ी चलाओगे। नॉर्मल सी एक बात बोली है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ड्राइवर की सोच जो गवर्नमेंट सोच रही है वो ये है, पहली सोच ये रही जो मैंने अंडरलाइन नहीं करी हुई है, ये रही, और दूसरी सोच ये रही। ठीक है जी, अच्छा। अब ये गवर्नमेंट सोच रही थी, लेकिन ड्राइवर का क्या बिहेवियर होगा मैं वो भी जानना है। अब व्हेन डिसाइडिंग हाउ सेफली टू ड्राइव, rational people compare perhaps unconsciously marginal benefit from safer driving to marginal cost। ये मैंने लिखा है। वो क्या कंपेयर करते हैं, नाउ रैशनल पीपल कंपेयर मार्जिनल बेनिफिट ऑफ सेफ ड्राइविंग विद मार्जिनल कॉस्ट। अब ड्राइवर का रिएक्शन क्या होगा, गवर्नमेंट ने जो सोचा वो तो बता दिया, अब ड्राइवर का रिएक्शन, कंसिडर हाउ अ सीट बेल्ट लॉ ऑल्टर्स ड्राइवर कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन। ड्राइवर हकीकत में क्या सोच रहा है, ड्राइवर ये सोच रहा है, ये लिखी ड्राइवर की कॉस्ट, लेस कॉस्टली बिकॉज सीट बेल्ट रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ इंजरी एंड डेथ। ड्राइवर तो ये सोच रहा है ये तो मेरे लिए लेस कॉस्टली है क्योंकि मेरे एक्सीडेंट होने के चांस, अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो इंजरी होने के चांस कम है, तो मेरी कॉस्ट तो कम है। और बेनिफिट क्या सोच रहा है ड्राइवर, व्हेन ड्राइवर्स वियर सीट बेल्ट दे फील सेफ एंड ड्राइव केयरलेसली टू सेव टाइम एंड एनर्जी। वो कह रहा है भाई मैंने तो सीट बेल्ट लगा ली है, अब तो मैं तेज चलाऊंगा, इससे मेरा टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगा, ये मेरा बेनिफिट भी है। तो ड्राइवर का ये कॉस्ट बेनिफिट है, ये वाली बात आ गई यहाँ पे। ये जो कॉस्ट बेनिफिट ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो मैंने यहाँ जो नॉन अंडरलाइन जोन है, फिर मैं बता दूं आपको, ये रहा, ये रहा, ये ऐसा हमारी गवर्नमेंट सोच रही है, जो नॉन अंडरलाइन जोन है, इसलिए मैंने ऐसा कर रखा है, ठीक है। लेकिन ड्राइवर ऐसा बिहेव करेगा। अब मैं रीड कर रहा हूं, सीट बेल्ट मेक एक्सीडेंट लेस कॉस्टली
बिकॉज दे रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ इंजरी और डेथ, ये लिखी मैंने, लेस कॉस्टली वाली बात। बाय, ये लिखा है पे, बाय ड्राइविंग फास्टर एंड लेस केयरफुली, ये वाली अब वो फास्ट चलाएगा और लेस केयरफुली चलाएगा। मैं रीड पूरा कर रहा हूं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कहता है सीट बेल्ट्स मेक एक्सीडेंट लेस कॉस्टली बिकॉज दे रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी और डेथ। इन अदर वर्ड, सीट बेल्ट रिड्यूसेस द बेनिफिट ऑफ स्लो एंड केयरफुल ड्राइविंग। कहने का मतलब है जो हम स्लो और केयरफुल ड्राइव करते थे, ध्यान से चलाते थे, अब हम ध्यान से नहीं चला रहे हैं। अब हम तो तेज चला रहे हैं क्योंकि सीट बेल्ट आ गई है। तो जो स्लो ड्राइविंग के बेनिफिट थे वो खत्म हो गए सीट बेल्ट के आने की वजह से। पीपल रिस्पॉन्ड टू सीट बेल्ट एज दे वुड एन इंप्रूवमेंट इन रोड कंडीशन। उनको लग रहा है रोड ऐसी है ही नहीं, रोड में गड्ढे है ही नहीं, भगाओ गाड़ी, क्योंकि सीट बेल्ट पहन ली है। उनको लग रहा है हम तो सेफ है। बात समझ आ रही है? तो ये जोन कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब वो मैंक्यू पढ़ता है कि भाई कभी ऊपर कुछ कह रहा है, कभी नीचे कुछ कह रहा है। ऊपर वाला जो नॉन अंडरलाइन जोन मैंने बताया वो गवर्नमेंट सोच रही है ऐसा होगा पॉलिसी को लेके, पर ड्राइवर कुछ और ही सोच रहे हैं, जो कि इस पैराग्राफ में है। ये लिखा है यहाँ पे, ड्राइवर्स कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशंस। बात समझ आ गई है? वेरी गुड, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ सीट बेल्ट लॉ, अब हुआ क्या? देयरफॉर इज लार्जर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट बढ़ गए क्योंकि उन्होंने तो सीट बेल्ट पहनी है। वो तो बाबूजी सोच रहे हैं हमें तो अमर हो गए, हमें तो कुछ होगा ही नहीं। द डिक्लाइन इन सेफ ड्राइविंग हैज अ क्लियर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन पेडिस्ट्रियन। जो लोग पैदल चल रहे हैं उनकी जान को खतरा है क्योंकि ड्राइवर तो उल्टी फुल्टी गाड़ी भगा रहे हैं। हु आर मोर लाइकली टू फाइंड देमसेल्फ इन एक्सीडेंट बट डोंट हैव बेनिफिट ऑफ एडेड प्रोटेक्शन। अब उनकी जान को ज़्यादा खतरा है और उन पे एडेड प्रोटेक्शन भी नहीं है, उन पे कोई सीट बेल्ट वाली चीज़ भी नहीं है। ये मैंने यहाँ सरल भाषा में लिख दिया है। देखो ये मैंने बॉक्सेस क्यों बनाए हैं। कुछ बच्चे होंगे भाई साहब मान, अरे यार वही तो बता रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है। यार चीज़ों को फिल्टर करके लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर। आपको ये बॉक्स वाली चीज़ अगर आप एग्जाम में लिख देते हो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ने बैठ गए, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आप समझ जाओगे, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट विल कंज्यूम योर टाइम एंड टाइम इज मनी, यू नो वेरी वेल। ठीक है ना भाई? इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने इसलिए बॉक्सेस बना रखे हैं बगल में कि आप बंदा कंफ्यूज हो जाता है पढ़ते पढ़ते, उसको समझ नहीं आता क्या कह रहा है मैंक्यू। भाई इतना आसान नहीं है फॉरेन ऑथर को समझना। मैं आपको पहले बता दूं, आप किसी की वीडियो सुन लो, उन्होंने एग्जाम्पल की धज्जियां उड़ा दी है, उन्होंने एग्जाम्पल को बताया ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू, यू कैन कंपेयर, ठीक है ना, एंड फील द डिफरेंस। अब आगे चलते हैं। अब देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें कही है। कहता है, पहले बॉक्स पढ़ता हूं। इन 1975 इकोनॉमिस्ट सैम पेल्ट्समैन फोकस ऑन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑटो सेफ्टी लॉ। दीज लॉ गिव्स राइज टू फ्यूअर डेथ पर एक्सीडेंट बट ऑल्सो टू मोर एक्सीडेंट। सही बात है, सीट बेल्ट तो पहनी है, सीट बेल्ट तो पहनी है, एक्सीडेंट में मौत के चांस कम है, अब तो लोग बचेंगे ज्यादा, लेकिन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे। एक एक्सीडेंट में लोग मरेंगे कम क्योंकि ड्राइवर ने तो सीट बेल्ट पहनी है बाबूजी ने, लेकिन नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे क्योंकि वो बेतुकी गाड़ी चला रहे हैं, केयरलेसली गाड़ी चला रहे हैं, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। अब हुआ क्या? देखो, ड्राइवर्स डेथ, पेडिस्ट्रियन डेथ, लिटल चेंज इन ड्राइवर्स डेथ। लिटल चेंज का मतलब है लिटल फॉल इन ड्राइवर्स डेथ। कुछ ड्राइवर मतलब जो ड्राइवर की डेथ रेट था उसमें कम हुआ है, पर थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जो पेडिस्ट्रियन थे वो मरना ज़्यादा स्टार्ट हो गए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेडिस्ट्रियन, जो पैदल चल रहे हैं सड़क पे, उनकी डेथ रेट बढ़ गया। ये बोला जा रहा है यहाँ पे। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है। अकॉर्डिंग टू पेल्ट्समैन एविडेंस, दीज लॉ गिव्स राइज टू fewer deaths per accident but also to more accident. He concluded that the net result is little change in number of drivers death and increase in number of pedestrian death. अब मैं लास्ट वाला पैराग्राफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वो मैंने यहां सरल भाषा में आपको बता रखा है। अब पढ़ते हैं। He states that, मतलब पेल्ट्समैन states that auto safety is an offbeat एंड कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल। मतलब जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि लोग रिएक्ट करेंगे, मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई ऑटो सेफ्टी। सबसे पहले मैंने आपको पॉलिसी बनाई ऑटो सेफ्टी, उसके लिए इंसेंटिव क्या दिए? पॉलिसी बनाई, मैं फिर लिखता हूं स्क्रीन पे, पॉलिसी बनाई, उसके लिए इंसेंटिव दिए, लोगों का बिहेवियर आया। अब ध्यान से सुनना,
गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई ऑटो सेफ्टी की, इंसेंटिव क्या दिए, सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो आपका भाई चालान कट जाएगा उसके ऊपर। फिर लोगों ने बिहेवियर बनाया अपना, गवर्नमेंट ने कुछ और बिहेवियर समझा और ड्राइवर का एक्चुअल बिहेवियर अलग था, है ना। अब यही बोल रहा है, पेल्ट्समैन एनालिसिस ऑफ ऑटो सेफ्टी इज एन ऑफ बीट एंड कॉन्ट्रोवेंशियल एग्जाम्पल। जो हमने सोचा था ऐसा नहीं, ऑफ बीट का मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिहेवियर वैसा नहीं था जो कि हमने सोचा। आगे पढ़ता हूं। व्हेन पॉलिसी इज फ्रेम्ड, जब पॉलिसी बनाई गई, पॉलिसी क्या थी, ऑटो सेफ्टी, इंसेंटिव्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, चालान कटेगा, लोगों का वो इंसेंटिव था, ड्यू टू विच पीपल बिहेव्स, लोगों ने बिहेव करना स्टार्ट किया और गवर्नमेंट ने कुछ और सोचा और ड्राइवर ने कुछ और बिहेव करा। कह रहा है वी शुड कंसिडर डायरेक्ट एज वेल इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द बिहेवियर। गवर्नमेंट ने कुछ और ही बिहेवियर के इम्पैक्ट, बिहेवियर को गवर्नमेंट ने कुछ और समझा लेकिन एक्चुअल में बिहेवियर कुछ और था, ड्राइवर कुछ और सोच रहे थे। तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट बिहेवियर का समझना जरूरी है। यहां पेडिस्ट्रियन मरते जा रहे हैं। तो कहता है एंड में, इफ द पॉलिसी चेंजेस इंसेंटिव, पॉलिसी की वजह से हमने इंसेंटिव में पॉलिसी बनी ऑटो सेफ्टी, इंसेंटिव में चेंज आ गए। क्या चेंज आ गए? टैक्स लगेगा, सीट बेल्ट ना पहनने में पहले टैक्स नहीं था, टैक्स मतलब पेनल्टी लगेगी। इट ऑल्सो कॉस्ट पीपल टू ऑल्टर दियर बिहेवियर, तो इंसेंटिव की वजह से लोगों ने अपना बिहेवियर चेंज किया। अब देखो कितनी सुंदर बात लिखी है, वाइल एनालाइजिंग पॉलिसी वी मस्ट कंसिडर नॉट ओनली डायरेक्ट इफेक्ट बट ऑल्सो लेस ऑब्वियस इनडायरेक्ट इफेक्ट दैट वर्क थ्रू इंसेंटिव। इंसेंटिव की वजह से जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है उनके बिहेवियर के अंदर, उसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये पूरा प्रोसेस था फोर्थ प्रिंसिपल का। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। हाँ, तो अब हम अपना फिफ्थ प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हैं, ट्रेड मेक्स एवरीवन बेटर ऑफ। इसको आगे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पीछे वाले 4 प्रिंसिपल्स थे वो किस पे बेस्ड थे। वो ये बता रहा है हमें, जो पीछे वाले 4 प्रिंसिपल जो हमने करे हैं वो बेस्ड थे हाउ इंडिविजुअल मेक्स डिसीजंस, और जो हम कर रहे हैं प्रिंसिपल 5th, 6th और 7th, वो किस पे बेस्ड है? वो ये बताते हैं कि जो हम डिसीजन लेते हैं वो औरों को भी अफेक्ट करते हैं, और हाउ पीपल इंटरैक्ट विद वन अनदर। यहाँ लिखा है देखो, मैनी ऑफ अवर डिसीजंस अफेक्ट नॉट ओनली अवर सेल्व्स बट अदर पीपल एज वेल। द नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल कंसर्न हाउ पीपल इंटरैक्ट विद वन अनदर। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा ये प्रिंसिपल है। कहता है यूनाइटेड स्टेट्स हो गई और चाइना हो गई, इन दोनों का कस्टमर सेम है। इन दोनों का कस्टमर सेम है मतलब इनके गुड्स जो बिक रहे हैं, टॉयज, सोलर पैनल, क्लोथिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो बिक रही है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में बिक रही है। ठीक है ना। अभी बता रहा है कि दोनों कंट्री गुड्स जो बना रहे हैं वो हर कंट्री में दोनों के गुड्स बिक रहे हैं। आगे क्या कहता है, पैराग्राफ चेंज हो गया। कहता है येट इट इज़ ईजी टू मिसलीड व्हेन थिंकिंग अबाउट कंपटीशन अमंग कंट्रीज़। ठीक है, अब हम ये सोच रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन है, ये हम सोच रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, ये कोई स्पोर्ट्स गेम की तरह नहीं है कि या तो यूएसए जीतेगा या चाइना जीतेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो यूएसए और चाइना ये दोनों भी आपस में ट्रेड करते ही है। यहाँ लिखा है देखो, कहता है ट्रेड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इज नॉट लाइक स्पोर्ट्स कंटेस्ट इन विच वन साइड विन एंड अदर साइड लूजेस। ठीक है जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। कहता है इन फैक्ट द अपोजिट इज ट्रू, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन मेक ईच कंट्री बेटर ऑफ। दो कंट्री अगर आपस में ट्रेड कर रही है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना, तो दोनों कंट्रीज का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, फैमिली का एग्जांपल दे रखा है। देखो जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हर फैमिली से पर्सन्स आते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपस में फैमिलीज compete कर रही हैं। ठीक है ना।
आगे एग्जाम्पल ये बता रखा है, जब हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हर फैमिली चाहती है कि वो बेस्ट गुड्स ले और चीपर प्राइस पे ले, ठीक है ना भाई। तो देखा जाए तो दोनों फैमिलीज, मतलब सारी फैमिलीज आपस में compete कर रही है, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में बोला गया है, जो मैंने आपको सरल हिंदी में आपको समझा दिया है इस वाले पैराग्राफ के अंदर, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है डिस्पाइट दिस कॉम्पिटिशन योर फैमिली वुड नॉट बी बेटर ऑफ आइसोलेटिंग इट सेल्फ फ्रॉम ऑल अदर फैमिलीज। भले ही सारी फैमिलीज में आपस में कंपटीशन चल रहा है, पर हम एक दूसरे से आइसोलेट अलग अलग नहीं हो सकते। आगे रीड करते हैं। इफ इट डिड योर फैमिली वुड नीड टू ग्रो इट्स ओन फूड, क्लोथ्स, ओन हाउस। कह रहा है भैया अगर ऐसा हुआ तो आपकी फैमिली को सारे काम करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है, कोई फैमिली फूड बना रही है, कोई फैमिली क्लोथ बना रही है, कोई हाउसेस बना रहे हैं, तो हम एक दूसरे से चीज़ें लेते हैं। कोई जो हाउस बना रहा है वो हाउस बनाने में स्पेशलाइज्ड है, तो हमारा घर भी वो बना देगा, तो हमारा घर बना देगा और वो कम पैसों में बना देगा क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। आप फूड बनाने में एक्सपर्ट हो, आप किसान हो, है ना भैया, तो आपको पता है चीज़ें उगती कैसे, तो आप कम रेट में उसको दे दोगे। तो एक दूसरे की मदद तो हम कर ही रहे हैं ना। आगे यही कह रहा है, कहते हैं क्लियरली अवर फैमिली गेन्स मच फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू ट्रेड विद अदर्स। हम एक दूसरे ट्रेड करके फ़ायदा ही करते हैं। किसी का सामान किसी ने ले लिया, किसी और ने किसी और से सामान ले लिया। ट्रेड अलाउज ईच पर्सन टू स्पेशलाइज इन द एक्टिविटीज़ शी डज बेस्ट, वेदर इट इज़ फार्मिंग, स्विंग, होम बिल्डिंग। कुछ भी काम हो जो बेस्ट करते हैं, अगर मैं किसी चीज़ में बेस्ट हूँ तो लोग मुझसे ले लेंगे, कोई और बंदा किसी चीज़ में बेस्ट है तो मैं उससे जाके ले लूँगा, ये बोला गया, ठीक है। कहता है बाय ट्रेडिंग विद अदर्स पीपल कैन बाय ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट। क्यों ग्रेटर वैरायटी क्यों बोला गया? क्योंकि हर चीज़ एक अकेला पर्सन नहीं बना सकता। हर एक पर्सन अलग अलग चीज़ों को बनाने में स्पेशलाइज्ड है, तो हम उससे वो चीज़ ले लेंगे। मैं तो सारी चीज़ें नहीं बना सकता, तो मैं किसी और से कुछ ले लूँगा, किसी से कुछ ले लूँगा, तो वैरायटी भी हो जाएगी और वो उस चीज़ को बनाने में स्पेशलाइज्ड भी है, तो सस्ते रेट में ही मुझे मिल जाएगा। अब यहीं आप राइट साइड में एक इमेज देख सकते हो, यही कह रहा है बच्चा जा रहा है किसी के घर पे, कह रहा है फॉर $5 अ वीक यू कैन वॉच बेसबॉल विदाउट बीइंग नैक्ड टू कट द ग्रास। कह रहा है मुझे $5 दे दो, आराम से बेसबॉल का जो भी टीवी में देख रहे हो मैच देख लो भैया, आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप बदले मुझे पैसे दे दो। तो यही बता रहा है मैं आपका काम कर दूंगा, आप भी फ्री माइंड होकर अपना बेसबॉल का जो भी मैच है देख लो आराम से, ये बोला जा रहा है। ट्रेड कर रहे हैं, वो उसको पैसे दे देगा। तो कहता है लास्ट पैराग्राफ देख रहे हैं अब हम, ये वाला, लाइक फैमिलीज कंट्रीज ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द एबिलिटी टू ट्रेड विद वन अनदर। कंट्री का भी बेनिफिट हो रहा है। ट्रेड अलाउ कंट्रीज टू स्पेशलाइज इन वॉट दे डू बेस्ट टू इंजॉय ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो कंट्री जिस चीज़ को बनाने में बेस्ट है हम उससे वो ले लेंगे, हम किसी चीज़ को बनाने में बेस्ट है हम किसी और को वो दे देंगे। तो कहता है लास्ट में द चाइनीज़ एज वेल एज फ्रेंच, इजिप्टियन एंड ब्राज़ीलियंस आर एज मच अवर पार्टनर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एज दे आर अवर कॉम्पिटिटर। कह रहा है वो कॉम्पिटिटर तो है ही, पर वो हमारे पार्टनर्स भी है। ये एस्पेक्ट हमने ख़त्म करा है पूरा का पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। हाँ तो डियर, अब हम 6th प्रिंसिपल को स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है मार्केट्स आर अ गुड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्केट्स का यह मतलब है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। कह रहा है मार्केट एक अच्छा तरीका है ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शंस का होना, हम प्राइस देंगे और उसके अगेंस्ट गुड एंड सर्विसेज लेंगे, ठीक है। तो कहता है मार्केट मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसा सिस्टम है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि मार्केट से ही प्राइस आएगा और फिर ट्रांजैक्शंस होगी। तो ये तो इसके हेडिंग का मतलब था। अब आगे रीड करने से पहले मैं आपको कॉमनिज्म का मतलब सिखा दूं। कॉमनिज्म का मतलब है गवर्नमेंट के ऑफिशियल सारे के सारे देश के जो लिमिटेड स्कार रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करेंगे, और इस तरीके से एलोकेट करेंगे
कि पूरी कंट्री का वेलबींग हो, मतलब सारी की सारी जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथों में है। तो इसको कभी कभार बोला जाता है सेंट्रल प्लानर्स। सेंट्रल मतलब सारी पावर सेंटर पे है, बीच में ही पावर है, वही डिसीजंस लेंगे। अब रीड करते हैं, कहता है इधर रीड कर रहे हैं हमारी रीडिंग से, हम हमारी मैंक्यू भाई साहब से हम, कहता है सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप के अंदर लेट 1980s एंड अर्ली 1990s के अंदर कम्युनिज्म सिस्टम कोलैप्स हो गया। मतलब जो गवर्नमेंट सारा कंट्रोल कर रही थी वो ख़त्म हो गया। ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करती थी? गवर्नमेंट करती थी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेके कंट्रोल करती थी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने बचपन में भी सीखा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करेगी। इस पैराग्राफ के अंदर आपको यही वाली बातें बताई गई है। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। फिर धीरे धीरे करके इन सेंट्रल प्लानर्स को हटा दिया गया और मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है यहाँ सेंट्रल प्लानर्स नहीं होंगे, मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म इंटरैक्ट करेंगे और अपने डिसीजंस लेंगे। यहाँ मैंने नीचे सरल भाषा में ही बता रखा है राइट साइड में स्क्रीन के। इट इज़ एन इकोनॉमी वेयर हाउस होल्ड एंड फर्म विल इंटरैक्ट इन द मार्केट प्लेस। ठीक है ना। हाउस होल्ड खुद डिसाइड करेंगे उन्हें कहाँ काम करना है, अपनी इनकम कैसे खर्च करनी है। हाउस होल्ड प्राइस और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजंस लेंगे। ये इस जोन में बात बताई गई है। फिर नीचे वाले पैराग्राफ यहाँ पे मूव करते हैं तो बताया जा रहा है मार्केट इकोनॉमी के अंदर कोई सोसाइटी के वेलबींग को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, सब अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स को ध्यान में रख रहे हैं। प्राइमरी जो इंटरेस्ट है वो अपना वेलबींग करना है। तो यहाँ पे सब अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। बायर्स एंड सेलर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए अपने डिसीजंस ले रहे हैं। सबके पास पावर है अपने डिसीजन खुद लेने की। तो अगर सबके पास पावर है अपने डिसीजंस को लेने की, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना। अब मैं रीड करता हूँ यहाँ पे, नॉन अंडरलाइन जोन है ये नीचे वाले पैराग्राफ में। येट डिस्पाइट डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग and self-interested decision makers, market economy have proven remarkably successful in organizing economic activity। कह रहा है मार्केट इकोनॉमी मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे फर्म्स और हाउस होल्ड अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, वो सक्सेसफुल सिस्टम रहा है, ये बता रहा है। आगे की तरफ मूव करते हैं। कहता है एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर अपनी एक बुक के अंदर बताया था, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके अंदर इनविजिबल हैंड के बारे में बताया था। इनविजिबल हैंड का मतलब है, सरल भाषा में आपको बताया जाए, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मार्केट इकोनॉमी काम करेगी जहाँ गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको पता ही है, ये रहा फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये आपकी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं साफ साफ। ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने ओपी प्राइस डिटरमाइन किया, ओ क्यू क्वांटिटी है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। एक्स एक्सिस में हम लिख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस में हम लिख रहे हैं प्राइस। ठीक है। सपोज करो जो प्राइस डिटरमाइन हुआ है वो ₹5 प्राइस डिटरमाइन किया है विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये हमारे इनविजिबल हैंड्स है। कोई भी सेंट्रल प्लानर्स मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो
डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से हो रहे हैं। ठीक है ना भाई। अब इन डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को ये एक मैजिक बोला गया है, एक जादू बोला गया है, जो ऑटोमेटिकली प्राइस को सेट कर देते हैं। आगे रीड करते हैं। एज यू स्टडी इकोनॉमिक्स यू विल लर्न दैट प्राइजेस आर द इंस्ट्रूमेंट विद विच, जिसके साथ इनविजिबल हैंड डायरेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइजेस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ इनविजिबल हैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को अंडरटेक करने में मदद करते हैं। कहने का मतलब अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो भैया डिमांड कम हो जाएगी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्राइस अगर ज़्यादा होंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे रीड करते हैं। इन एनी मार्केट बायर लुक एट द प्राइस व्हेन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू डिमांड। कह रहा है कितनी डिमांड करनी है, वही बात आ गई। बायर पहले प्राइस को देखेगा, कितना सप्लाई करना है सेलर भी प्राइस को देखेगा। कह रहा है इसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन दैट बायर एंड सेलर मेक, मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट बोथ द वैल्यू ऑफ गुड टू सोसाइटी। कह रहा है जहाँ बायर और सेलर मिलेंगे वहाँ एक मार्केट प्राइस आएगा, और वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, वैल्यू ऑफ गुड टू सोसाइटी, की सोसाइटी को वो गुड कितने का पड़ रहा है। जो पीछे मैंने देखा था प्राइस डिटरमाइन हुआ था ₹5, उतने का सोसाइटी को पड़ रहा है, और प्रोड्यूसर की कॉस्ट भी ₹5 है। तो ये दिमाग में मत लाना कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट अगर ₹5 है तो 5 में ही क्यों बेच रहा है, प्लीज़ ऐसा नहीं सोचना है। बचपन में छोटी क्लासेस के अंदर हमने सीखा था एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, तो कॉस्ट के अंदर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है। ठीक है ना, मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया है। किसी और यूट्यूबर की बात आप सुनोगे वो इन बातों को एलिमिनेट कर देगा, कुछ भी सिखा देगा। प्लीज़ गलत की तरफ ना जाए। आप एक रैशनल बंदे हो और आप खुद सही डिसीजंस ले सकते हो। कह रहा है आगे रीड करते हैं यहाँ से। स्मिथ ग्रेट इंसाइट, स्मिथ की डीप थिंकिंग थी, इंसाइट्स का मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग थी। स्मिथ ग्रेट इंसाइट वॉज दैट प्राइस एडजस्ट टू दीज इंडिविजुअल बायर टू रीच आउटकम। कह रहा है प्राइस एक ऐसे लेवल पे आ जाएंगे विद दी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो बायर को भी समझ आएंगे और सेलर को भी समझ आएंगे। अब ध्यान से सुनने वाली बात है यहाँ से, ये इन मैनी केसेस, देखो इन मैनी केसेस लिखा है, इन ऑल केसेस नहीं लिखा है। कह रहा है इन मैनी केसेस मैक्सिमाइज द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। कह रहा है काफ़ी सारे केस के अंदर जो ये मार्केट इकोनॉमी है ये सोसाइटी का वेलबींग करती है। काफ़ी सारे केसेस के अंदर मार्केट इकोनॉमी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है वो सोसाइटी का वेलबींग करती है। कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ नहीं भी करती है, तो उनको आगे देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है। आगे रीड करते हैं। स्मिथ इंसाइट्स हैज़ इम्पॉर्टेंट करोलरी। अब करोलरी का मतलब मैंने लिखा है मीनिंग दैट ए रिजल्ट दैट इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग एल्स। मतलब कुछ हुआ है उसकी वजह से ये चीज़ तो होना ही, ये चीज़ तो होनी है। अब क्या हुआ है ज़रा देखते हैं। कहता है यहाँ बता रहा है अगर गवर्नमेंट प्रिवेंट करेगी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को तो क्या होगा। क्या करोलरी नज़र आ रही है, करोलरी ये नज़र आ रही है कि भाई जो हाउस होल्डर फर्म है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें नज़र आ रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, सेंट्रल प्लानर्स आएंगे, तो करोलरी ये नज़र आ रही है कि जो हमारे फ्री मार्केट फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। नीचे एक और एग्जांपल दिया है, अगर दिस करोलरी एक्सप्लेन्स वाई टैक्सेस एडवर्सरी इफेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर गवर्नमेंट टैक्स कर देगी तो क्या होगा, चीज़ों पे टैक्स लगा देगी तो क्या होगा, दे डिस्टॉर्ट प्राइजेस, इससे प्राइजेस डिस्टर्ब होंगे और फिर हाउस होल्ड और फर्म के डिसीजंस भी डिस्टर्ब होंगे। ये भी करोलरी नज़र आ रही है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। कहता है यहाँ पे जो मैं रीड कर रहा हूँ, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स ग्रेट हार्म कॉज बाय पॉलिसीज डैट डायरेक्टली कंट्रोल प्राइजेस सच एज रेंट कंट्रोल। अब ये कम्युनिस्ट कंट्री की बात कर रहा है, एग्जाम्पल बीच में ले आया है
कम्युनिस्ट कंट्री का, कह रहा है अगर गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल कर देगी, मतलब गवर्नमेंट बोल देगी इतना ही रेंट लेना है, तो भैया ये बात गलत है, ये बात गलत है। ये एक सेंट्रल प्लानर्स की तरफ से हम सोच रहे हैं इस समय। आगे रीड करते हैं। इन कम्युनिस्ट कंट्रीज प्राइजेस वर नॉट डिटरमाइंड इन द मार्केट प्लेस बट डिक्टेटेड बाय सेंट्रल प्लानर्स। कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर प्राइजेस डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से नहीं आ रहे, हालांकि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से जो प्राइस आते हैं वो एक्यूरेट आते हैं, मतलब मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए ही चीज़ों के प्राइस आज की डेट में चल रहे हैं। पर सेंट्रल प्लानर अपने मन से कोई भी प्राइस को लागू कर देते थे बिना ये जाने कि बायर का टेस्ट क्या है, बायर चाहता क्या है, और बिना ये जाने कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट क्या है। तो सेंट्रल प्लानर तो कुछ भी प्राइस को ला देते थे। फिर आगे रीड करते हैं। सेंट्रल प्लानर्स फेल्ड बिकॉज, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल प्लानर फेल्ड बिकॉज दे ट्राइड टू रन द इकोनॉमी विद वन हैंड टाइड। मतलब वन हैंड टाइड का मतलब है यही इनकी डिसएडवांटेज थी कि ये इनविजिबल हैंड्स को फॉलो नहीं करते थे। यहाँ हमारा प्रिंसिपल ख़त्म होता है। हाँ तो डियर, अब हम अपना 7th प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है गवर्नमेंट हैज़ द रिसोर्सेस टू इम्प्रूव द आउटकम्स ऑफ द मार्केट। कह रहा है गवर्नमेंट के पास कुछ रिसोर्सेस हैं जो मार्केट के आउटकम को बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जो मार्केट के जो आउटकम थे उसको अच्छे तरीके से, उन जो भी मार्केट्स के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, गवर्नमेंट उनको सॉल्व कर सकती है। हमने इसी के पीछे प्रिंसिपल नंबर 6 सीखा था। कहता था मार्केट्स आर द गुड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये प्रिंसिपल नंबर 6 था जो कहता था कि मार्केट अपने आप ही एक ऐसा प्राइस ले आएगी जो लोगों को लेते वक्त भी समझ आएगा और लोगों को माल मतलब गुड्स बेचते वक्त भी समझ आएगा। मतलब बायर को भी प्राइस एक्सेप्ट है और सेलर को भी प्राइस एक्सेप्ट है। ये हमने प्रिंसिपल नंबर 6 में सीखा था। कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल नंबर 7 हमें बता रहा है अगर गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट का आउटकम सुधरेगा। कहता है, हेडिंग फिर दोबारा पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट हैज़ द रिसोर्सेस। गवर्नमेंट के पास वो चीज़ें हैं जो मार्केट के आउटकम को सुधार सकती है। अब मैं प्रिंसिपल नंबर 6 आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? बड़े ही प्यार से समझो प्रिंसिपल नंबर 6। सपोज़ करो आप किसी फार्मर से कोई क्रॉप खरीदते हो। आपने फार्मर से क्रॉप ले ली, ठीक है? उसके बाद आप फार्मर को पैसे देने से मना कर रहे हो। आप फार्मर से लड़ रहे हो कि ये लैंड तेरी ही नहीं है। तो बेचारा फार्मर फिर क्या करेगा, कहाँ जाएगा, है ना भाई? तो यहाँ ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट अगर होगी तो गवर्नमेंट बताएगी ये ज़मीन फार्मर की ही है, इसके नाम इस ज़मीन की रजिस्ट्री है, ठीक है ना? तो फिर फार्मर पुलिस सर कोर्ट जाएगा, वो बोलेगा भैया मेरी लैंड थी, मेरा ही सब कुछ था, इन्होंने मुझसे क्रॉप ख़रीदा और ये मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट का फ्री मार्केट के अंदर होना ज़रूरी है, तभी मार्केट का आउटकम इम्प्रूव हो पाएगा, वरना इम्प्रूव ही नहीं हो पाएगा। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हो, वहाँ जाके लड़ाई कर लेते हो, बिल के पैसे नहीं भरते हो, तो रेस्टोरेंट ओनर के पास राइट है। रेस्टोरेंट ओनर बोल रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, फार्मर बता रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं यहाँ पे कल्टीवेशन करता हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे प्रॉपर्टी राइट दिया है। रेस्टोरेंट का ओनर भी बता रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे को प्रॉपर्टी राइट मिला है। तो गवर्नमेंट अगर होती है तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करती है जो लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स देता है, जिससे मार्केट का आउटकम सुधरता है। आपको स्टोरी समझ आई पहले? अब मैं आपके मैंक्यू भाई साहब के बेहतरीन शब्दों को पढ़ता हूँ। कहता है यहाँ से
वन रीजन वी नीड गवर्नमेंट इज दैट इनविजिबल हैंड कैन वर्क इट्स मैजिक। कह रहा है जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अपना मैजिक तभी चला पाएंगे इफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स रूल्स एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन दैट आर की टू द मार्केट। गवर्नमेंट उन इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करेगी जैसे कि पुलिस, कोर्ट, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री ऑफिस, ऐसे सब इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट मैनेज करेगी, तभी मार्केट ढंग से काम करेगी, वरना काम नहीं होगा। आपके फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बस प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, लेकिन अगला बंदा आपको पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है उसमें लड़ाई झगड़े होने के चांस है, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवीन करना ज़रूरी है। अब मैं रीड करता हूँ यहाँ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट इकोनॉमीज नीड इंस्टीट्यूशंस टू इन्फोर्स प्रॉपर्टी राइट। मैंक्यू भाई साहब ने प्रॉपर्टी राइट का मतलब बता रखा है, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ओन एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्कार रिसोर्सेज। मैंक्यू भाई साहब कह रहे हैं गवर्नमेंट आपको बता रही है, फार्मर को बता रही है ये लैंड आपका है, आपको हमने प्रॉपर्टी राइट दिए हैं, आप सामान बेच सकते हो। तो कह रहा है गवर्नमेंट को ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे जो लोगों को प्रॉपर्टी राइट देते हैं। आगे मूव करते हैं। आई होप आपको अच्छा समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोले फार्मर वाला, ये रहा फार्मर वाला एग्जाम्पल, ठीक है जी, और ये रेस्टोरेंट वाला। आगे रीड करते हैं, अंडरलाइन वाले शब्दों पे ध्यान देते हैं। वी ऑल रिलाई ऑन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पुलिस एंड कोर्ट्स टू इन्फोर्स आवर राइट ओवर द थिंग्स वी प्रोड्यूस। कोर्ट है, पुलिस है, हमें हमारे हक मिलेंगे, साडा हक एथे रख, है ना भाई, वो वाली बात है। एंड इनविजिबल हैंड्स, काउंट्स ऑन का मतलब है, मीनिंग मैंने लिखा है, रिलाई ऑन आवर एबिलिटी टू इन्फोर्स दीज राइट, और इनविजिबल हैंड मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड करते हैं पुलिस और कोर्ट पे, ये बता रहा है। आगे मूव करते हैं। अनदर रीजन वी नीड गवर्नमेंट इज दैट ऑल्दो इनविजिबल हैंड इज पावरफुल इट इज नॉट ओमनीपोटेंट। कह रहा है पावरफुल तो है, प्राइस तो डिटरमाइन करते हैं इनविजिबल हैंड, डिमांड और सप्लाई प्राइस तो डिटरमाइन करते हैं, पर ओमनीपोटेंट नहीं है, मतलब उनके पास टोटल अथॉरिटी नहीं है। अब आगे रीड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, अगर आपके पेपर में ये प्रिंसिपल आता है तो आपको इन शब्दों को लिखना है। कह रहा है देयर आर ट्रू ब्रॉड रैशनल्स फॉर अ गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है और एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को लेके गवर्नमेंट को आना पड़ता है। कह रहा है देयर आर ट्रू ब्रॉड रैशनल्स फॉर अ गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द इकोनॉमी एंड चेंज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट पीपल वुड चूज ऑफ देयर ओन। जो लोग खुद एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज, नहीं, ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट बीच में आएगी, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, आपको राइट नहीं है पूरा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। बात समझ आ रही है? अब गवर्नमेंट क्या करेगी और कैसे करेगी? तो गवर्नमेंट कह रही है हम इंटरवीन करेंगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर चेंज लाएंगे, आपको नहीं है रिसोर्स एलोकेट करने के पूरे, आपको वो मतलब आपको पूरी पावर नहीं दी जा रही है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? कहता है टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड प्रमोट इक्वलिटी, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे कह रहा है डैट इज मोस्ट पॉलिसीज एम टू इनलार्ज इकोनॉमिक पाई और टू चेंज हाउ द पाई इज डिवाइडेड। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, जो इकोनॉमिक पाई है, मतलब इकोनॉमिक पाई का मतलब है जो सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विस मिलेंगे उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी और उस पाई को, उस केक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सपोज करो ये इकोनॉमिक पाई था, पहले सपोज करते हैं दिस वाज इकोनॉमिक पाई, गवर्नमेंट इसको बढ़ाएगी और इस पाई को गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये सेंटर हो गया, ये भाई केक के पीसेस कट रहे हैं, इक्वल, कोशिश कर रहा हूँ इक्वल लाने की, इक्वल बेसिस में सबको केक बांटा जाएगा, कुछ ऐसा है ना भाई। 19-20 का फ़र्क हो गया होगा डायग्राम में, तो ऐसा माइंड नहीं करना, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। अब कंसिडर फर्स्ट द गोल ऑफ एफिशिएंसी, पीछे पढ़ा था ना, एक एफिशिएंसी लाएगी, एक इक्वालिटी लाएगी, ठीक है ना। तो पहले हम एफिशिएंसी मतलब
पाए को बढ़ा रहे हैं। एफिशिएंसी का मतलब है पाए को बढ़ा रहे हैं, और इक्वलिटी का मतलब है उस पाए को, उस केक को इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं। कहता है ऑल्दो द इनविजिबल हैंड यूजली लीड्स मार्केट टू एलोकेट रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज साइज ऑफ इकोनॉमिक पाए। कह रहा है इनविजिबल हैंड को हमने छोड़ रखा था, सब कुछ फोर्सेस ऑफ डिमांड भी छोड़ रखा था कि आप इकोनॉमिक पाए बढ़ाओ और सोसाइटी का भला करो। अब बोल रहा है दैट इज नॉट ऑलवेज द केस, जो मैंने आपको प्रिंसिपल नंबर 6 में बताया था। इनविजिबल हैंड कुछ केसेस में तो ठीक है, पर हर केस में इनविजिबल हैंड ठीक नहीं है, ये बोला जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। अब यहाँ पे एक मीनिंग आ रहा है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर का मतलब है, सरल भाषा में बोलूँ, हमने मार्केट फोर्स को सारे रिसोर्स दे रखे थे कि आप इसको एफिशिएंटली एलोकेट करो, पर मार्केट फोर्सेस इसको एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं मार्केट फेलियर। अ सिचुएशन इन विच मार्केट लेफ्ट ऑन इट्स ओन फेल्ड टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ठीक है ना। अब बता रहे हैं मार्केट फेल हुई क्यों। मार्केट फेल हो रही है एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से, मैंने अंडरलाइन कर रखा है नीचे। एज वी सी वन पॉसिबल कॉज ऑफ मार्केट फेलियर इज एन एक्सटर्नैलिटी। अब इसमें क्या हो रहा है कि भैया गुड्स तो बना रहे हैं फर्म, पर पोल्यूशन हो रहा है, तो आसपास के लोग सफ़र कर रहे हैं, जबकि उनका कोई लेना देना भी नहीं है गुड्स के बनने से। तो इनको बोला गया है बाय स्टैंडर्ड्स। बाय स्टैंडर्ड यहाँ अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये लिखा है। तो आसपास के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इससे एफिशिएंसी नहीं आ रही, सबका भला नहीं हो रहा। तो भैया अगर मार्केट फोर्सेस पे ही सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो वो पोल्यूशन मचाएंगे गुड्स बनाते वक्त, और बहुत से लोगों को नुकसान भी होगा। कह रहा है अगर हम मार्केट पे ही सारी चीज़ छोड़ देंगे तो एक और मार्केट फेलियर नज़र आता है, वो नज़र आता है, एग्जाम्पल लिखा है, अनदर पॉसिबल कॉज ऑफ मार्केट फेलियर इज मार्केट पावर। मतलब कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज है और वो सब उनसे जब चीज़ खरीदने आ रहे हैं, उस चीज़ को लेने आ रहे हैं, तो उसके प्राइस वो अननेसेसरी बढ़ा दे रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, है ना भाई। तो वो भी गलत है, इससे भी नुकसान हो रहा है। ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, बता रहा है एक किसी बंदे के पास एक कुआं है और सारे लोग उससे पानी लेने आ रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, उसी से ले रहे हैं, तो वो वाटर के रेट क्या कर देगा, हाई कर देगा। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल वाले जोन है, ये वाले, ये ठीक है ना। ओ सॉरी, ये एग्जाम्पल वाले जोन है। कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज और मार्केट पावर। ये दो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए, ये एक्सटर्नैलिटी और मार्केट पावर, वेल डिजाइंड पब्लिक पॉलिसी कैन इनहांस इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कह रहा है अगर एक्सटर्नैलिटी है, मार्केट पावर है, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर हो रहा है, ऐसे मौके में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, पब्लिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी अच्छी। पब्लिक पॉलिसी कौन बनाएगा, गवर्नमेंट ही तो बनाएगी। तो कहता है वेल डिजाइंड, यहाँ पे वेल डिजाइंड पब्लिक पॉलिसी कैन इनहांस इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है ना। अभी हमने एफिशिएंसी वाली बात क्लियर करी है, अब हम आगे मूव करते हैं। कहता है नाउ कंसिडर द गोल ऑफ इक्वालिटी। अब इक्वालिटी की बात कर रहा है। कह रहा है इवन व्हेन इनविजिबल हैंड यील्ड एफिशिएंट आउटकम। चलो मान लिया इनविजिबल हैंड एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट नॉनदलेस लीव साइजेबल डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक वेलबींग। कह रहा है डिस्पैरिटी बहुत है। कहता है मार्केट फोर्सेस जब चलते थे, जब इनविजिबल हैंड होते थे, उस समय लोग जो प्राइस देते थे वो लोगों की एबिलिटी के हिसाब से पैसे पे करते थे। सही बात है, लोग मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चल रहे हैं, तो जो चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद आएगी उसके लिए प्राइस भी देंगे। अब यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि भाई सपोज करो कोई क्रिकेट प्लेयर है, कोई फुटबॉल प्लेयर है, कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, तो कह रहा है, और बगल में कोई चेस प्लेयर है, तो कह रहा है भाई लोग क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चेस को इतना प्रेफर नहीं करते। तो अगर कोई वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है और चेस प्लेयर है, तो क्रिकेट प्लेयर की इनकम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू चेस के प्लेयर। तो इक्वलिटी नहीं है। ठीक है ना। यहाँ बता रहा है वो, कहता है द इनविजिबल हैंड डज नॉट इंश्योर दैट एवरीबडी हैज सफिशिएंट फूड, डिसेंट क्लोथिंग एंड एडुकेट हेल्थ केयर। कह रहा है इनविजिबल हैंड जहाँ मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई काम करते हैं, वहाँ हर एक को हर चीज़ नहीं मिल पाती है। सपोज करो मार्केट फोर्सेस ने कोई प्राइस डिटरमाइन कर दिया,
ठीक है। अब प्राइस तो डिटरमाइन कर दिया, पर काफ़ी सारे लोग हैं जो उस प्राइस में भी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो एफिशिएंसी तो नहीं आ पा रही ना, उनको तो फूड नहीं मिल पा रहा, उनको तो अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो उस प्राइस को नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर लाइन है, बहुत सारे आपके जो टीचर्स है, यूट्यूबर्स है, वो इस कंटेंट को बताते ही नहीं है, वो वही कंटेंट लिखते हैं मैंक्यू से जो उनको समझ आता है। तो मैं तो भैया कंप्लीट बता रहा हूँ आपको। कह रहा है यहाँ से देखो, कह रहा है दिस इनइक्वालिटी, जो ये भेदभाव आ रहा है, में शायद डिपेंडिंग ऑन वंस पॉलिटिकल फिलॉसफी, शायद देखो भाई गवर्नमेंट को तो इंटरवीन करना ही है, तो गवर्नमेंट का मतलब है पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो कहता है ये तो सब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसा रोल टेक प्ले कर रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये कॉल करता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। इक्वालिटी गवर्नमेंट ही करेगी भैया। जैसे कि प्राइसेस ज़्यादा है तो प्राइस सीलिंग कर देगी, जो बचपन की क्लासेस में आपने सीखा है, रेंट कंट्रोल कर देगी। तो गवर्नमेंट को तो इंटरवीन करना ही पड़ेगा गरीबों के लिए, जो लोग उसको नहीं ले पा रहे। रेदर आई शुड से दिस, ठीक है ना। अब ये बता रहा है इन प्रैक्टिस मैनी पब्लिक पॉलिसीज सच एज इनकम टैक्स एंड वेलफेयर सिस्टम एम टू अचीव मोर इक्विटेबल ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। ये हमने प्रिंसिपल नंबर 1 में सीखा था, पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स के अंदर। कह रहा है अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगा रही है अमीरों पे ज़्यादा, तो इसीलिए लगा रही है कि भाई इक्वलिटी पूरी हो सके, गवर्नमेंट इसीलिए इंटरवीन कर रही है। अब आगे रीड करते हैं। कहता है यहाँ से देखो, बड़ी अच्छी बात लिखी कंक्लूजन में, टू से डैट गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव ऑन मार्केट आउटकम डज नॉट मीन डैट इट ऑलवेज विल। कह रहा है गवर्नमेंट मार्केट आउटकम को ठीक कर देगी, ये हमेशा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसी है, जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है तो पॉलिसी बनाने वाले कोई भगवान तो है नहीं, पॉलिसी तो पॉलिटिकल प्रोसेस से बन रही है, सरकार से बन रही है, और वो परफेक्ट नहीं होती है। कहता है समटाइम पॉलिसी आर डिजाइन सिंपली टू रिवॉर्ड द पॉलिटिकल पावरफुल। और पॉलिटिकली पावरफुल कह रहा है पॉलिसी बन जाती है, पर भैया उसका कोई यूज इंप्लीमेंट तो नजर आती नहीं है वो, तो फिर क्या फायदा। और कभी कभार पॉलिसी अच्छे नियत वेल इंटेंडेड लीडर बनाते हैं, पर उनको हाफ नॉलेज दी जाती है मार्केट के बारे में, उनको पता ही नहीं होता। तो कह रहा है इकोनॉमिक्स के जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं आपको बेटर जज बनाते हैं। जज का मतलब है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आप देख सकते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी जस्टिफेबल है या नहीं है, एफिशिएंसी और इक्वलिटी ला रही है नहीं ला रही है, आपको समझदार बना रही है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा छोड़ो, एटलीस्ट आपको तो पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये प्रिंसिपल नंबर 7 आपको समझाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई थिंक you must have gained a lot from this video. For any queries, you can contact on my WhatsApp number